के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लीजिए पहला प्रश्न। और क्या कहूं मैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ले जाओ, बस लूट मचिए, क्वेश्चन ले जाओ यहां से। एग्जाम में प्रश्न बनेगा आपका यहां से। देखो प्रश्न क्या है। हाल ही में किसे देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा इसका तो क्या, ज्योतिरादित्य सिंधिया। आप तो जानते ही हो ये पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए और अब ये देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री, एविएशन मिनिस्टर बन गए हैं। और वैसे अभी तक हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे वो कौन थे? हरदीप सिंह पुरी थे। अब देखो बिना टाइम वेस्ट करे, यहाँ पे हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 12 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। तो ज्यादा फालतू बात न करते हुए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में आपसे बात करता हूं कि किन किन के मंत्रालय चेंज हो गए, किन के पास कौन सा मंत्रालय आ गया है, वो मैं अब आपको नाम बताने वाला हूं, ध्यान से सुनते जाना। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बन गए? ज्योतिरादित्य सिंधिया बन गए। ये मंत्रालय पहले था हरदीप सिंह पुरी के पास, तो अब हरदीप सिंह पुरी के पास कौन सा मंत्रालय आ गया? पेट्रोलियम मंत्रालय उनके पास आ गया। बाकी शहरी विकास मंत्री तो वो रहेंगे ही सही। और पहले पेट्रोलियम मंत्री कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय आ गया? शिक्षा मंत्रालय आ गया। इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ये बन गए कौन? पशुपति पारस। कपड़ा मंत्रालय किनके पास चला गया? पीयूष गोयल के पास चला गया। पीयूष गोयल के पास कुछ और मंत्रालय भी हैं। वाणिज्य मंत्रालय पहले जो इनके पास था वो है ही सही। इसके अलावा उपभोक्ता कल्याण मंत्रालय भी इनके पास आ गया। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास आ गई है। इनके पास पहले रेल मंत्रालय था, तो अब रेल मंत्रालय किसको दे दिया? कौन बन गए हमारे नए रेल मंत्री? तो आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। बाकी अनुराग ठाकुर, इनके पास एक तो खेल मंत्रालय आ गया जो कि पहले किरण रिजिजू के पास था, और सूचना व प्रसारण मंत्री भी इनके पास आ गया अनुराग ठाकुर के पास। मनसुख मांडविया की बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय आ गया। हाँ, हर्षवर्धन सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। पहले ये मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास था। मनसुख मांडविया के पास, याद रखना, स्वास्थ्य मंत्रालय भी आ गया और अभी इनके पास रसायन व उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी आ गया है। बाकी हरदीप सिंह पुरी बता दिया, पेट्रोलियम मंत्री बन गए ये। शहरी विकास मंत्री भी रहेंगे ये। और राजकुमार सिंह नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनके पास आ गया है। बाकी सर्बानंदा सोनोवाल कौन है? ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी इनको भी मंत्रालय दिया गया। और कौन कौन सा मंत्रालय मिला इनको? बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय भी इनके पास आ गया। अच्छा, आपको याद होगा अभी हमने प्रश्न पढ़ा भी था, एक नया मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। और मैंने आपको कहा था जब इसके नए मंत्री बनेंगे हम पढ़ लेंगे। तो अब सहकारिता मंत्रालय किसके पास चला गया? याद रखना, अमित शाह के पास। तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास आ गया। बाकी गिरिराज सिंह विकास मंत्रालय है इनके पास। बाकी स्मृति ईरानी महिला व बाल विकास मंत्री तो ये है ही सही। साथ में इस बार ये स्वच्छता भारत मिशन भी देखेंगी। एक है पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास डेयरी व मत्स्य विकास मंत्रालय आ गया। और जो अभी तक खेल मंत्रालय संभाल रहे थे कौन? किरण रिजिजू, अभी कानून व न्याय मंत्रालय संभालेंगे। अब ये काफी खेल कूद लिए, अब ये न्याय करेंगे। अच्छा, भूपेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये संभालेंगे। साथ में श्रम व रोजगार मंत्रालय भी मिला है इनको। अच्छा, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ये क्या थे? मैंने बताया आपको, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। तो स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन बन गए? मनसुख मांडविया बन गए। और डॉक्टर हर्षवर्धन के पास पहले विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी था। अब विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास चला गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास अभी कौन कौन से हैं? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनके पास आ गया। तो अभी इस क्वेश्चन में वन लाइनर बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिए किसके पास कौन सा मंत्रालय चला गया। अभी आपको याद होगा अभी 8 राज्यों में नए राज्यपाल बने थे, और जब वो राज्यपाल बने थे उसका एक ट्रिकी वीडियो मैंने बना करके अपलोड किया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि वो वीडियो आप सभी को पसंद आया, और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वो वीडियो देखने के बाद वो नाम भी याद हो गए हैं बड़ी आसानी से। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग चाहते हैं कि इन सभी नाम का भी हम एक ट्रिकी वीडियो बना दें जिससे आपको मदद मिल जाए एग्जाम में, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा, और प्रश्न तो आएगा भैया। तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। आज इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखेंगे 20,000 व्यूज का। तो इसे जम के शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपका टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहां पे आपको इसको शेयर करना है। जितना जल्दी इस टारगेट को अचीव करेंगे उतना जल्दी मैं वीडियो आपको बना करके दूंगा, चाहे फिर मैं कैसे भी दूं। अभी
फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी नवंबर 2021 में जो 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंसर होगा गोवा में। तो याद रखना, वैसे तो हर साल इसका आयोजन गोवा में ही किया जाता है और इस बार ये इसका 52वां एडिशन होगा। और आपको बता दूं कि इस बार से भारतीय सिनेमा के लेजेंड सत्यजीत रे की 100वीं शताब्दी के उपलक्ष्य में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा इस बार से। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, तो याद रखना इस बार ये इसका 52वां एडिशन है। पिछली बार इसका 51वां एडिशन हुआ था और जब इसका 51वां एडिशन हुआ था तो फोकस देश कौन रहा था? बांग्लादेश रहा था। और उस वक्त गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था किसे? इनटू द डार्कनेस नाम की मूवी को। बाकी 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हमने देखे थे, उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे मूवी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को भोंसले के लिए और धनुष को असुरन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस थी कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। अच्छा, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? रजनीकांत को। अब बात गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी है, याद रखना। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा बताइए, अभी रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा गोवा। अभी हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और गोवा में ही भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी स्थापित किया जाएगा और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये भी गोवा में स्थापित की जाएगी। अभी यहीं पे देवदर्शन योजना भी शुरू हुई थी और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका नाम था मनोहर पारिकर। उनके ऊपर 2-3 बुकें छपी हैं, ध्यान रखना। एक तो है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक, जिसको लिखा है नितिन गोखले ने। एक बुक है मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, उस बुक को लिखा है वामन सुभा प्रभु ने। और एक बुक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जिसको लिखा है सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने। और बताइए, इस साल गोवा के किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान रखना। एक तो मोयरा बनानाज है, एक खाजे है जो एक तरह का स्वीट है, और 2 तरह की मिर्च है। एक तो हरमल मिर्च है और एक खोला मिर्च, खोला चिली जिसे बोलते हैं, या फिर केना कोना मिर्च भी उसको बोलते हैं। इनको जीआई टैग मिला है, ये गोवा से हैं, मतलब गोवा के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, याद रखना, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को ही गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन विजय 1961। यहीं पे आपको मोलेम नेशनल पार्क मिलेगा, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और गोवा में आपको कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहीं पे आपको डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी मिल जाएगा, जबकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, एएफसी महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा मुंबई व पुणे में। एएफसी मतलब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। तो अगले साल भारत में होने वाले जो ये महिला एशिया कप हैं, इसके मैच कहां पे होंगे? मुंबई और पुणे में होंगे। एक्चुअली में पहले ये मैच भुवनेश्वर और अहमदाबाद में होने वाले थे, लेकिन अब बोला गया ये कहां पे होंगे? मुंबई और पुणे में होंगे। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। 2023 में आपको पता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाले हैं, कहां पे होंगे? उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और 2023 में ही आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप भी होंगे भारत में ही। और 2023 में और क्या होने वाला है? भारत अध्यक्षता करेगा G20 समिट की। वैसे राउरकेला में आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। मैंने आपको साथ में बताया भी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखना कहां पर है? रांची झारखंड में है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे स्टेडियम से बात हुई है तो बाईचिंग भूटिया के नाम पर भी एक स्टेडियम बनाया जा रहा है, कहां पर? नामची, नामची है सिक्किम में। और स्टेडियम से करंट अफेयर्स का एक और प्रश्न याद रखना, पंजाब का जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। वैसे फुटबॉल की बात चल रही है तो देखो, आपको याद होगा 2018 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुए थे वो हुए थे रशिया में, जिसको जीता था फ्रांस ने, और उसमें उप विजेता रहे था कौन? क्रोएशिया। और अब जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे वो कहां पे होंगे? कतर दोहा में होंगे। इसके अलावा आपको याद होगा, अभी पढ़ा था हमने, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये 2022 वाले जो होंगे उनको होस्ट करेगा कौन? भारत।
जबकि अंडर 20 वुमेन वर्ल्ड कप जो 2022 में होंगे उनको होस्ट करेगा कोस्टा रिका। ये तो महिलाओं की बात हो गई। अगर आपसे पूछा जाए फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप जो आपके होंगे 2023 में, वो पेरू में होंगे, जबकि अंडर 20 वाले जो होंगे वो इंडोनेशिया में होंगे। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कोपा अमेरिका के बारे में। ये साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप है, 2021 में होने वाली है, अभी जून में ही स्टार्ट होगी ये। तो ये पहले कोलंबिया और अर्जेंटीना में होने वाली थी, लेकिन याद रखना अब ये होगी ब्राजील में। देखो फुटबॉल की बॉडी का नाम याद रख लो फीफा, और फीफा से 2 पॉइंट याद होने चाहिए आपको। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान को शुरू किया है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो शहरी गरीबों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उड़ीसा सरकार ने ये मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान को शुरू किया, और इसी को ही मुक्ता योजना भी कहते हैं। तो इस योजना के तहत तूफानी जल निकासी, वर्षा जल संचयन, हरित आवरण, स्वच्छता में वृद्धि और सामुदायिक केंद्रों के निर्माण आदि जैसी गतिविधियां शुरू की जाएगी। और इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है? इन सबको शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो आप इसे कह सकते हो ये अभियान शहरी क्षेत्रों के लिए नरेगा योजना का काम कर रहा है। बाकी हिमाचल प्रदेश से आपको याद होगा अभी इसने पर्वत धारा योजना शुरू की थी। हरियाणा ने अभी प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की थी, और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। चीफ जस्टिस कौन है? एस मुरलीधर। अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने ही मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था, और गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। बताइए भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे बनेगी? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया जाएगा भुवनेश्वर में ही। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन ये भी उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। यहीं पे बलराम योजना भी शुरू हुई थी भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए। यहीं पे सतकुचिया टाइगर रिजर्व मिल जाएगा आपको, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। एक भितरकनिका नेशनल पार्क आपने सुना होगा, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। और आपका जो 10 रुपए का नोट है उस पे इसी का चित्र अंकित है, देख लेना। और लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है, हीराकुड डैम है, उड़ीसा में है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम भी आपको कटक उड़ीसा में मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, 1981 में दर्जा मिले था इसे। और आपको यहीं पे यानी कि इसी झील में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और इस लेक में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में एक्वा किसानों के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा मत्स्य सेतु एप्लीकेशन। तो अभी तक हमारे जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री थे कौन? गिरिराज सिंह। उन्होंने मछली पालक किसानों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल एप्लीकेशन मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है। अब हमारे डेयरी व मत्स्य विकास मंत्री कौन बन गए हैं? पुरुषोत्तम रूपाला बन गए हैं। तो इस एप्लीकेशन का नाम याद रखना, मत्स्य सेतु ऐप। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने बनाया? ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर ने इसको तैयार किया है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? देश के मछली पालक किसानों तक नई नई फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज को पहुंचाना। अच्छा देखो, डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा पढ़ते होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अभी एक्वा किसानों और खरीदारों को आपस में जोड़ने के लिए ई संता पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था। और उस समय ये लॉन्च किया था पीयूष गोयल ने, याद होगा आपको। चलो एक प्रश्न का जवाब दे दो फिर आप, कि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया है? और उसका नाम है गोदावरी मेगा फूड पार्क। तो उसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। देखो कुछ एप्लीकेशन और पोर्टल्स के बारे में आपको बताता हूं जो भी 2021 में लॉन्च हुए हैं। अभी हरियाणा सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। कर्नाटक ने आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया था। झारखंड ने अमृत वाहिनी और चैटबॉट एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 से संबंधित जानकारी देने के लिए। बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और यहाँ पे हिट का क्या मतलब हो गया? होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। मणिपुर से याद होगा अभी मोमा मार्केट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए।
सीबीएसई ने भी दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा नीति आयोग ने कोव एड पोर्टल को लॉन्च किया था। एक इंटर भी आपको याद होगा, इंटरपोल ने आईडी आर्ट और आई फेमिलिया नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था। तो ये कुछ लेटेस्ट अभी करंट अफेयर्स के पोर्टल और एप्लीकेशंस थे जो हमने रिवाइज किए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में हैती के राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा जोवेनल मोइस। तो कैरिबियाई देश है ये हैती और इसके राष्ट्रपति जो थे कौन? जोवेनल मोइस। अभी कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके निजी आवास में रात में हमला किया और उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। इस हमले में देश की प्रथम महिला यानी कि उनकी वाइफ वो भी घायल हो गई। तो राष्ट्रपति का निधन हो गया। हैती के नाम याद रखना जोवेनल मोइस है। बाकी माइकल सोमारे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, अभी निधन हो गया था इनका। इसाक हरजोग ये तो अभी इजराइल के नए प्रेसिडेंट बने। अच्छा, वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री बने, क्या नाम है उनका? नेफ्ताली बेनेट। और इब्राहिम रईस ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने। बात यहाँ पे हैती है तो ये रहा मैप में हैती। कैपिटल इसकी पोर्ट ओ प्रिंस है। करेंसी है हैतियन गोर्दे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा फोन पे के साथ। तो अभी फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए अभी फोन पे के साथ समझौता किया है। तो इसमें अब होगा क्या? तो फोन पे के क्यूआर कोड समाधान का उपयोग करके वो ग्राहक जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना है वो डिलीवरी के समय किसी भी यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटली पेमेंट कर सकेंगे। देखो, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। इसके वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अभी हमने पढ़ा भी था एक प्रश्न फ्लिपकार्ट से, याद होगा आपको, कि फ्लिपकार्ट ने ही अभी शॉप्सी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, याद आया? जिसमें आप किसी भी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के बिना अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी फोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका भी बेंगलुरु में ही है और उसके सीईओ हैं समीर निगम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुखवीर सिंह संधू को। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख रहे सुखवीर सिंह संधू को अभी उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। बाकी एन वेणुधर रेड्डी अभी ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बने। विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ बने ये। और सामंत कुमार गोयल आप जानते हो ना, रॉ चीफ है ये। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया गया था। अच्छा, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के निदेशक हेड कौन है? अरविंद कुमार है। इनका भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। वैसे उत्तराखंड से आपको याद आता होगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, भैया उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने तो धामा कर रखा है। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। आपको बताना है उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा 2015। तो अभी मशहूर बॉलीवुड एक्टर मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य रूप से उन्हें दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, अभी 98 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार, इन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी किंग के रूप में जाना जाता है और वे 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे। और वैसे उन्होंने ये पुरस्कार टोटल 8 बार जीता है। उन्होंने 1944 में फिल्मों की शुरुआत की थी। उनकी पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला उन्हें। और पद्म विभूषण पूछा गया है जो उन्हें मिला 2015 में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? तो आंसर होगा जेम्स एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, जिन्होंने प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। और आपको बता दूं, इस तरह से एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। और एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले 14वें खिलाड़ी हैं। और तेज गेंदबाजों में बात करेंगे तो ये 5वें खिलाड़ी हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान और किस देश को अपने बाल सैनिकों की रोकथाम अधिनियम की सूची में शामिल किया? तो आंसर होगा तुर्की। अब इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों देशों में नाबालिगों को भी फौज या अन्य सुरक्षा बलों में शामिल किया जा रहा है। तो ये एक ऐसी कार्यवाही है जो सैन्य सहायता पर सख्त प्रतिबंध लगा सकती है।
तो इस सूची में पाकिस्तान और तुर्की को मिलाकर के टोटल 15 देश शामिल हैं। अच्छा, बाल सैनिक का क्या मतलब हो गया? तो अमेरिका के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर सुरक्षा बलों में शामिल करते हो किसी भी पोस्ट पे किसी भी रूप में, तो उन्हें बाल सैनिक कहा जाएगा। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में केशव दत्त का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? आंसर होगा हॉकी। तो 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त का अभी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। केशव दत्त ये 1948 और 1952 के ओलंपिक्स की चैंपियन रही भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और इनका भी निधन हो गया। एक सुपरमैन नाम की मूवी आपने जरूर देखी होगी, तो उसके जो निर्देशक थे रिचर्ड डॉनर, उनका भी अभी निधन हो गया। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर होगा मिताली राज। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, आज के वीडियो का टारगेट मत भूलिएगा 20,000 व्यूज का। तो अगर सेशन अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, वाकई अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज इन वीडियो की भी हेल्प किया कीजिए। इन वीडियोस को भी आपकी हेल्प की जरूरत होती है और आप लोग हेल्प नहीं करते। ऐसा मत किया करो। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम आप यूज करते हो, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिए।